पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी, पर केस अब भी खुला। पहले मुस्लिम आरोपी और अब हिंदू आरोपी भी हुए बरी। मालेगांव ब्लास्ट के बाद ही एक टर्म चली, भगवा आतंकवाद। मध्य प्रदेश से इसका बड़ा कनेक्शन रहा। भोपाल की सांसद रही साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी रही। सब बरी, फिर भी जो बरी हुए उनकी कहानी तो हमने सुनी, पर 7 आरोपी तभी से लापता हैं। ये कौन है और कहां गुम हो गए? इसमें 4 मुस्लिम, 3 हिंदू। हिंदू आरोपियों का कनेक्शन मध्य प्रदेश के इंदौर से है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। सितंबर 2006 में एक शुक्रवार की दोपहर मालेगांव में हुए चार सिलसिलेवार धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बरसों के अंतराल पर की गई 2 अलग अलग जांचों में आरोपियों के 2 बिल्कुल अलग अलग समूह सामने आए। दोनों समूहों के कुल 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिस पर मुकदमा चलाया जा सके। फिर भी यह मामला अभी खत्म होने से कोसों दूर है। दोनों जांचों में से 7 लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता है। देश के सबसे चर्चित मामलों में बड़ी जांच एजेंसियां लगी, फिर भी कोई खोज खबर नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये 7 लोग कहां गुम हो गए? ये धमाके 8 सितंबर 2006 को हुए थे। शुक्रवार की नमाज के ठीक बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान परिसर में 3 धमाके हुए, जबकि चौथा धमाका पास के मुशावरत चौक पर हुआ। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और कुल 13 व्यक्तियों पर एक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया। जांचकर्ताओं के अनुसार यह साजिश महीनों पहले एक शादी समारोह के दौरान रची गई थी। उनमें से एक मुजम्मिल की पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई थी। बाकी 3 मुनव्वर अहमद, रियाज अहमद, शफी अहमद और इश्तियाक अहमद, मोहम्मद इशाक, जो सभी मालेगांव के ही रहने वाले थे, धमाकों के ठीक 1 महीने बाद यानी अक्टूबर 2006 में गायब हो गए थे। ये वो 4 लोग थे जो मालेगांव के रहने वाले थे, जो पहली महाराष्ट्र एटीएस की जांच में आरोपी थे और चारों उसी वक्त गायब हो गए। उस समय 36 साल के मुनव्वर को आरोप पत्र में एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बताया गया था, जिसने कथित तौर पर मस्जिद और कब्रिस्तान परिसर में धमाके करने का निर्देश दिया था। रियाज पर धमाके वाली जगहों में सर एक बार आईईडी रखने का आरोप था, जबकि इश्तियाक का नाम इस व्यापक साजिश के हिस्से के तौर पर शामिल किया गया था। मुनव्वर के पिता मोहम्मद अमीन, जो अब 70 साल के हैं, मालेगांव के बाहरी इलाके में टीन की चादरों से बने एक घर में रहते हैं। पहले मुअज्जिन रहे मोहम्मद अमीन ने अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी न मिल पाने के दुख में कई साल बिता दिए। उन्होंने एक मीडिया में से बातचीत में कहा था, लोग कहते हैं कि बच्चे को खोना सबसे बड़ा दुख होता है, हमारे लिए यह और भी बुरा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा बेटा जिंदा है या मर गया। रियाज का परिवार एक परेशान करने वाले विरोधाभास की ओर इशारा करता है। सिमी से संबंधों के कारण पुलिस की निगरानी में रहने के लिए जाने जाने वाले रियाज को अक्सर पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। सवाल यही है कि जो व्यक्ति लगातार निगरानी में था, उसके लिए यह हैरानी की बात है कि उसे शुरू में मुख्य आरोपी बनाया गया। इसमें भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि निगरानी में होने के बावजूद वह गायब हो गया। एटीएस द्वारा अपनी जांच पूरी करने के कई साल बाद यानी महाराष्ट्र एटीएस की जांच पूरी होने के कई साल बाद इस मामले में एक और नाटकीय मोड़ आया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, जिसने 2011 में इस मामले की कमान संभाली, यानी 2006 में ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, 5 साल तक एटीएस ने जांच की। उसके 6 साल बाद 2011 में एनआईए इस जांच को अपने हाथ में लेता है। 2013 में एनआईए ने एक चार्जशीट दायर की, जिसमें आरोपियों का एक बिल्कुल अलग समूह सामने आया। यानी कि एटीएस की जांच में मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी मुस्लिम समूह के लोग थे, लेकिन जब एनआईए ने 2011 में जांच की तो पूरी तरह से धमाकों का संबंध हिंदू कट्टरवाद से जोड़ा गया, हिंदू उग्रवाद से जोड़ा गया। और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन नए नामों का जिक्र किया वो सभी हिंदू थे। एनआईए ने साथ ही अपनी चार्जशीट से मूल आरोपियों के नाम हटा दिए, यानी कि पहले एटीएस की जांच थी उसमें से आरोपियों के नाम हटा दिए और पहले गिरफ्तार किए गए 9 लोगों को निर्दोष घोषित कर दिया। यानी एटीएस ने जिन 9 मुस्लिमों को आरोपी बनाया था, उनको एनआईए ने बरी कर दिया।
नए आरोपियों में इंदौर से जुड़े रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे और रमेश महालकर भी शामिल थे। ये तीनों भी पिछली जांच के 4 आरोपियों की तरह, यानी एटीएस की जो जांच थी 2006 की, उसमें जो 4 मुस्लिम आरोपी गायब थे, उसी तरह इंदौर के ये तीनों भी तब से 2011-2013 की चार्जशीट के बाद से लापता हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। यानी कुल मिलाकर मालेगांव ब्लास्ट के मामले में 7 आरोपी अब भी लापता हैं, गायब हैं, या कानूनी भाषा में इन्हें फरार कह सकते हैं। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार इंदौर से जिन लोगों के कनेक्शन हैं और गायब है जो 3 लोग, उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो ये है कि रामचंद्र कालसंगरा पर बम लगाने का आरोप था, डांगे पर यानी संदीप डांगे पर इस ऑपरेशन का मार्गदर्शन करने का, और महालकर पर इंदौर में विस्फोटक तैयार करने का आरोप था। अब जानते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े इन आरोपियों के घर परिवार की स्थिति क्या है और ये कहां तक इनकी पढ़ाई लिखाई थी। इंदौर के एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर कालसांगरा 2008 के आसपास अचानक गायब होने से पहले तक एक सामान्य जीवन जी रहे थे। शहर की बंगाली कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहने वाले कालसांगरा एक दिन काम पर जाने के लिए घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बाद में जांच के दौरान उनका नाम प्रमुखता से सामने आया। उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उनके परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और उनके 3 बेटे हैं। इस पर खूब राजनीति भी हुई। ये भी चर्चा रही कि महाराष्ट्र पुलिस या एटीएस की टीम आई और उन्हें अपने साथ ले गई, लेकिन इसका कोई दस्तावेज या सबूत आज तक नहीं मिला। सरकारी एजेंसियों ने भी रामचंद्र कालसंगरा को ले जाने की बात से पूरी तरह इनकार किया। इसी तरह दूसरे आरोपी जो 2008 से ही लापता हैं, वो हैं इंदौर के ही रहने वाले संदीप डांगे। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संदीप के पिता मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा विभाग में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तीसरे आरोपी नांदेड़ के रहने वाले रमेश महालकर हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इंदौर में बम बनाने का काम किया। इन तीनों में सबसे कम जानकारी रमेश महालकर के बारे में ही उपलब्ध है। इन तीनों के नाम देश भर में हुए कई बम धमाकों के मामले में शामिल है। ये एनआईए की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में अब भी बने हुए हैं, जिसमें समझौता एक्सप्रेस बम धमाका मामला भी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में लगभग 20 साल बाद भी ये 7 आरोपी कहां गुम हैं, कोई नहीं जानता। इनके घर वालों से भी इन्होंने क्या कभी कोई संपर्क नहीं किया? क्या जांच एजेंसियां इनको ढूंढने में नाकाम रही? पूरी तरह सिस्टम फ्लॉप रहा? सवाल अभी भी बहुत से बाकी हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस में सब बरी हो चुके हैं। इनमें से क्या कोई भी आरोपी यदि अब सामने आता है या कानून के शिकंजे में आता है, तो क्या केस फिर से कोई नया मोड़ ले सकता है? अभी भी ये सवाल बाकी है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।